हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मनीष सिंहा। मैं आपके लिए आज प्रश्नावली 1.1 की जो सारी डेफिनेशन है उनको मैं आज करवा रहा हूँ आपके लिए। आज तक आपने जो पढ़ा था वो बहुत कम था। आज मैं आपको बहुत ही डीप में पढ़ाऊँगा, बिल्कुल ही जीरो से और बिल्कुल टॉप लेवल तक। तो देखते हैं हम कथन। कथन क्या होता है, कथन कैसा होता है, कथन का मतलब क्या होता है। कथन एक अर्थपूर्ण वाक्य होता है। अर्थपूर्ण का मतलब जिसका हमेशा कुछ ना कुछ अर्थ हो, उसे हम अर्थपूर्ण वाक्य कहते हैं। जो सत्य अथवा असत्य को व्यक्त करता है। कथन एक अर्थपूर्ण वाक्य होता है जो सत्य अथवा असत्य को व्यक्त करता है। जैसे कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, ये एक सत्य वाक्य है। 7 का वर्ग 50 होता है, एक असत्य वाक्य है, क्योंकि 7 का वर्ग तो 49 होता है, इसलिए एक असत्य वाक्य है। अब आप समझ गए होंगे कि कथन का मतलब क्या होता है। कथन का मतलब एक अर्थपूर्ण वाक्य होता है जो सत्य होगा या अथवा असत्य होगा। कथन की पहचान यही होती है, या तो वो सत्य होता है या वो असत्य होता है। आइए आगे देखते हैं खुला वाक्य। खुला वाक्य किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ऐसे वाक्य जिनके बारे में सत्य होगा या असत्य होगा, इसका हम तब तक पता नहीं लगा सकते जब तक कि इसकी और अधिक हमें जानकारी प्राप्त ना हो, वो खुले वाक्य कहलाते हैं। ऐसा कथन जिनके सत्य अथवा असत्य होने का फैसला तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके संबंध में और कोई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध ना हो। फॉर एग्जाम्पल, x + 5 = 20। यदि सपोज करो मैंने मान लिया x = 5, तो ये नॉट इक्वल टू होगा, तो एक असत्य वाक्य है। x² + y² = 10, y + 5 = 7। मतलब कि इनके बारे में हमें और अधिक जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये सत्य है अथवा असत्य है। ऐसे वाक्यों को हम खुला वाक्य कहते हैं। नोट, एक नोट जो कि कॉपी में लगा के हमें लिखना है। खुले वाक्यों को जिनमें एक चर राशि होती है, या तो x हो या y हो, उनको pxy से या py से, और ऐसे दो चर राशि वाले x, y वाले खुले वाक्य जिनको हम p, xy से निरूपित करते हैं। मतलब कि यदि x होगा तो उसे हम p(x) से डिनोट कर सकते हैं, और y होगा तो उसे हम p(y) से डिनोट कर सकते हैं। और ये तो एक चर राशि की है। यदि दो चर राशि के होंगे तो px, y से डिनोट कर सकते हैं। यदि x, y हुआ तो इसका मतलब ये है। इसे हम नोट लगा के लिख लेंगे। अब हमने खुला वाक्य पढ़ लिया, अब हमें कृमित युग्म पढ़ेंगे। कृमित युग्म क्या होता है। कृमित युग्म में एक्चुअल मतलब क्या होता है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन हम कैसे करते हैं। तो आइए कृमित युग्म क्या होता है देखते हैं। साधारणतः समझ के में क्रम का बिल्कुल भी महत्व नहीं होता। जो हमारे साधारण समझ होते हैं उनमें आपने 11th में पढ़ा होगा कि साधारणतः समझ के में क्रम का बिल्कुल महत्व नहीं होता है। लेकिन यदि किसी समझ के में क्रम का महत्व होता है तो उसे हम कृमित समझ कहते हैं। तथा दो अंकों की कृमित समझ को हम कृमित युग्म कहते हैं। जैसे उन्हें हम a, b या x, y से इत्यादि से निरूपित करते हैं। जैसे आपने 11th में पढ़ा है, ऐसे ये सेट है 1, 2, 3, इसमें कोई क्रम का महत्व नहीं होता है। यदि इसे हम 3, 2, 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा कोई समझ है जिसमें कि 1, 2, 3 इसमें एक क्रम का महत्व है, हम इसे इसी प्रकार लिख सकते हैं और किसी प्रकार नहीं लिख सकते। जैसे 1, 2, 3 और इसे 1, 2, 3 के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसे हम कृमित युग्म कहते हैं। ऐसे समझ जिनमें क्रम का महत्व होता है हम कृमित समझ कहते हैं, मतलब दो अंकों के कृमित समझ को हम कृमित युग्म कहते हैं। तो
मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कि कृमितियम क्या होता है। और ए कमा बी और एक्स वाई से इत्यादि से हम निरूपित कर सकते हैं कृमितियम को। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि दो समोच्चों के कार्तीय गुणन किस प्रकार करते हैं हम, और कार्तीय गुणन का क्या मतलब होता है। तो दो समोच्चों का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी उन सभी कृमित युग्मों का समुच्चय होता है जिनमें प्रथम अवयव ए से तथा द्वितीय अवयव समुच्चय बी से लिए जाते हैं, अर्थात ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। ये बिलोंग्स टू का चिन्ह होता है, ये हमने पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है संबंध से। जैसे कि हमें कोई ए समुच्चय दे रखा है इसमें जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, तो इसमें हम लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। और यदि इसमें वो अवयव है नहीं तो हम इसे नॉट बिलोंग्स टू लिख सकते हैं, जैसे 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब बिलोंग्स टू होता है। मैं सोच के चल रहा हूँ, आपके समझ में आ गया होगा कि बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, ये हमारा कार्तीय गुणन होता है। इसमें अब आपको मैं 3 नोट लिखा रहा हूँ, इनको कॉपी में एज इट इज इस तरह ही नोट कर लेना। नोट नंबर फर्स्ट, यदि ए बराबर 5 है और बी बराबर 5 है, मैं ऊपर वाले को हटा देता हूँ, आप इस सबको नोट कर लेना। जिसको पढ़ना है वो नोट करेगा और जिसको नहीं पढ़ना है वो बिल्कुल भी नोट नहीं करेगा, ऐसे ही हर कोई वीडियो है ऐसे उड़ा देगा। लेकिन यदि जिसको सीरियसली पढ़ाई करनी है वो इन सबको नोट करे और आगे मेरे साथ स्टडी करेगा, वो अच्छे अंक पाएगा, शायद मे भी। ए इक्वल टू 5 या बी इक्वल टू 5, ये दोनों ही रिक्त समुच्चय तो ए क्रॉस बी में कोई अवयव नहीं होगा। यदि जैसे यदि ए बराबर 0 है और बी बराबर कितना भी हो तो इन दोनों को गुणन करते हैं तो 0 जाता है। इसी प्रकार यदि ए में कोई अवयव नहीं है, चाहे बी में कितने भी अवयव हो, तो उसका जब हम कार्तीय गुणन निकालेंगे तो वो भी 5 आएगा। और चाहे बी बराबर 0 हो, ए में कितने भी अवयव हो तो भी ए क्रॉस बी 5 आएगा। और यदि दोनों ही 0 हो मतलब 5 हो, दोनों समुच्चयों में कोई अवयव ना हो, तो भी ए क्रॉस बी 5 होगा। ये फर्स्ट नोट का मतलब है। और यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या n है, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या n है और बी में m है, तो ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस बी का कार्तीय गुणन m क्रॉस n होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। अब थर्ड नंबर का नोट है, तो शायद आपको नहीं भी दिख रहा हो। यदि समुच्चय ए और बी में कोई एक अथवा दोनों अपरिमित हो तो वो भी ए क्रॉस बी उसका भी अपरिमित निकल के आएगा। जैसे कि ए बराबर अपरिमित और बी हमें परिमित दे रखा है, तो ए क्रॉस बी अपरिमित ही होगा। वही फंडा है जैसे कि यदि ए बराबर इनफाइनाइट हो और बी बराबर कुछ भी हो तो इनका दोनों का गुणन करते हैं तो इनफाइनाइट निकल के आता है। इसी प्रकार से यदि ए बराबर ए की जगह कुछ और दे रखा हो और बी की जगह इनफाइनाइट दे रखा हो, तो जैसे कि ए परिमित है और बी अपरिमित है तो भी ए क्रॉस बी अपरिमित होगा। और यदि ये दोनों ही अपरिमित हैं तो ऑब्वियसली ए क्रॉस बी इनफाइनाइट मतलब कि अपरिमित होगा। यदि ए भी इनफाइनाइट है बी भी इनफाइनाइट है तो ए क्रॉस बी अपरिमित होगा मतलब कि इनफाइनाइट होगा।
अब कार्तीय गुणन के बाद अब हम संबंध पे आते हैं। अब तक हमने कार्तीय गुणन, कथन, खुले वाक्य ये पढ़े थे, क्योंकि ये भी जरूरी है, ये बेस में हमें बहुत जरूरी है ये चीज़ें। अब हम संबंध पढ़ेंगे, संबंध क्या होता है, संबंध कैसे निकाले जाते हैं, संबंध का मतलब क्या होता है, ये अब हम आगे पढ़ेंगे। तो संबंध, यदि ए व बी दो डायरेक्ट समझ हैं, तब समझ ए से बी में संबंध एक खुले वाक्य, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि खुला वाक्य होता है जिसके वो सत्य है अथवा असत्य है, इसके संबंध में हमें अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हो तो हम बता सकते हैं कि ये सत्य है अथवा असत्य है, वो खुले वाक्य होते हैं। तो यदि ए व बी दो डायरेक्ट समझ हैं, समझ ए से समझ बी में संबंध एक खुले वाक्य पी एक्स वाई से परिभाषित किया जाता है, जैसे कि आर ए कोमा बी कोमा पी एक्स वाई। इस संबंध की एक एज ए डेफिनेशन होती है, एज ए प्रारूप होता है कि इस प्रकार से हमें निरूपित करना है। अब पॉइंट नंबर वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पी एक्स कोमा वाई सत्य है, तब कह सकते हैं हम जब संबंध आर के अधीन अवयव एक्स का अवयव वाई से निम्न प्रकार से अवयव वाई से है, मतलब कि पी एक्स वाई सत्य है, तो हम कह सकते हैं कि संबंध आर के अधीन अवयव एक्स का संबंध अवयव वाई से है, उसे हम निम्न प्रकार से डिनोट करते हैं, एक्स रिलेशन टू वाई या एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, तो हमें इसे इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। ये संबंध को व्यक्त करने का एक तरीका होता है। अब सेकंड नंबर पॉइंट, यदि पी एक्स वाई असत्य है तो हमें इसे निम्न प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, जैसे कि एक्स रिलेशन टू वाई, एक्स आर वाई, या एक्स कॉमा वाई नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ये उससे संबंधित नहीं है। जब ये असत्य है तो, और सत्य है तो इससे संबंधित है। अब ऐसे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल कराता हूँ। ए 1, 2, 3 और बी 2, 3, 4, 5 तथा पी एक्स वाई, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई से बड़ा है, तो इसका अब हमें संबंध निकालना है। तो आर बराबर, चूंकि हमें दे रखा है रिलेशन एक्स वाई से बड़ा है, एक्स है जो वाई से बड़ा है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो एक तो किसी से बड़ा है नहीं है इसमें, और दो भी नहीं है, क्योंकि इसमें हमें 2, 3, 4, 5, 6 दे रखा है, तो हम यहाँ से 3 को लेंगे और यहाँ से हमें बताएंगे 3, 2 और 4, 2। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 4, 5 और 5, 2। इसका काम खत्म। 4, 3, 4 को ले लेते हैं 3 के साथ, और 4 का 4 के साथ बन नहीं सकता, तो 5, 4। ये रिलेशन बनता है यहाँ से जब पी एक्स वाई एक्स वाई से बड़ा हो तब। और एक 5, 4 है, 5, 2 है, 5, 3 भी बन सकता है, यहाँ भी एक्स वाई से बड़ा है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, जिससे कि आगे आपको हेल्प करेगा। अब मैं आपको इसको मैं हटा देता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। मैं आगे और एक एग्जांपल के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्कूल का हमें कोई पता नहीं है कि कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे, तो हमें यूट्यूब से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। आई थिंक जब हम पढ़ते थे तो हम 15 मई से आराम से हम पढ़ाई स्टार्ट कर देते थे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, या तो मेरे चैनल से या कहीं और दूसरे चैनल से। अब इंतज़ार मत करो स्कूल कॉलेज खुलने का। तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल कराता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2।
इफ a इज इक्वल टू 1, 2, 3 and v is equal to 1, 4, 6, then p x, y, यहाँ पे x का दुगना है y, तो यहाँ पे हमें संबंध दे रखा है कि x का दुगना y है। अब आप खुद पता लगा सकते हैं कि x का दुगना y कैसे है। यहाँ पे हम लेंगे, सबसे पहले लेंगे 1, तो 1 का दुगना यहाँ पे y में दिख रहा है। यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ मैं आपको, x बिलोंग्स टू a है और y बिलोंग्स टू b है। जितने भी x के अवयव है वो हमें a से लेने हैं और जितने भी y के अवयव है वो हमें b से लेने हैं। या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर x, y ना लिख के मैं a, b लिख सकता हूँ, तो a का दोगुना है b। अब आप समझ गए होंगे। तो एक ले लिया मैंने और एक का दोगुना 2 होता है, तो यहाँ पे 2 कहीं दिख रहा है नहीं ना, तो इसे हम नहीं ले सकते। ठीक है, अब ले लिया मैंने 2, तो 2 का दोगुना में 4 होता है। 4 दिख रहा है इसमें, दिख रहा है, तो ये एक समुच्च बन गया, मतलब रिलेशन बन रहा है। रिलेशन इज इक्वल टू 2, 4। अब ले लिया मैंने 3 का दोगुना कितना होता है 6, तो 6 दिख रहा है, तो 3, 6, ये हमें पूरा रिलेशन बन गया। ये अभी मैं आपको सारी डेफिनेशन, रिलेशन क्या होते हैं ये अभी आपको बता रहा हूँ। इसके क्वेश्चन आएंगे, अब हम फिर उनके क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपको पता चल गया कि रिलेशन क्या होता है, कैसे होता है। अब हम आगे, इसमें 1-2 नोट हैं, उनको नोट को मैं लिख देता हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैंने आपको अभी रिलेशन बताया है, इसमें 2-4 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। नोट नंबर फर्स्ट, पहले तो मैं आपको ये बोल के बता देता हूँ कि नोट नंबर फर्स्ट का मतलब क्या है। नोट नंबर फर्स्ट है कि ये आवश्यक नहीं है कि ए के प्रत्येक, मतलब ए के किसी ना किसी प्रत्येक अवयव का संबंध बी के किसी ना किसी अवयव से हो। यानी कि ये मैंने ले लिया a बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और b बराबर मैंने ले लिया 2, 4, 6, 3, 9, 10, 15 और मैंने रिलेशन लिख दिया कि x, y, जहाँ पे x और y हम आप समझ जाना कि x का मतलब a से है और y का मतलब b से है, क्योंकि चूंकि अवयव है और ये समझ का है, तो इसलिए हमें छोटे अवयव से, छोटे अक्षरों से डिनोट करते हैं और इनको बड़े अवयवों से डिनोट कर सकते हैं। तो p x, y और रिलेशन टू x का वर्ग y है। तो अब यहाँ से हम एक संबंध बना रहे हैं, उसको संबंध को समझ लिखते हैं। तो x का वर्ग y है। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 इसमें है नहीं है। 2 का वर्ग 4, तो 2 का वर्ग 4 होता है, 4 है। 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो 3 का वर्ग 9, तो 9 भी है। 4 का वर्ग कितना होता है 16, वो नहीं है। 5 का वर्ग 25, वो नहीं है। तो ये संबंध बन गया। तो इससे ये कंफ्यूजन निकल के आता है कि x के a के प्रत्येक अवयव का संबंध b के सभी अवयवों से कोई जरूरी नहीं है कि हो या ना हो। तो इसे हम नोट कर सकते हैं। अब मतलब कि a के ऐसे अवयव हो सकते हैं जिसका b से कोई संबंध ना हो। तो अब आप इसे नोट कर सकते हैं। मैं इसको बोल रहा हूँ और आप वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बना सकते हैं। मैं आवश्यक नहीं है कि हर चीज़ यहाँ पे बताई जाए और लिखी जाए।
ये आवश्यक नहीं है कि ए के ये आवश्यक नहीं है कि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के ये आवश्यक नहीं है कि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के किसी न किसी अवयव से हो जो बी के किसी अवयव से संबंधित हो। अब आप इसको लिख सकते हैं और मैंने आराम से अच्छे से समझाया है। अब नोट नंबर सेकंड, ये तो एक हो गया, ये सेकंड कि ए के किसी अवयव का संबंध। नोट नंबर सेकंड है कि ए के किसी अवयव का संबंध बी के, जैसे कि ए का मतलब है 1, 2, 3, 4 और बी का मतलब है 2, 3, 4, 5। ए के किसी एक अवयव का संबंध बी के एक से अधिक अवयव से हो सकता है। ये नोट नंबर सेकंड है। मतलब कि ये मैंने ए लिख दिया, ये बी लिख दिया। अब मैं एक संबंध बनाता हूँ पी एक्स वाई, एक्स छोटा है वाई से। तो ए में अब रिलेशन लिखते हैं हम इसका। तो एक छोटा है 2 से, 1 के साथ आ गया 3 से, 3 के साथ आ गया 4 से, 5 के साथ। तो इसी प्रकार एक अवयव का संबंध बी के एक से अधिक अवयव के साथ संबंध हो सकता है। इसी प्रकार से नोट नंबर थर्ड है, आप इसको लिख लो। ये एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ, पोज कर करके पूरे नोट्स बनाएगा, उसको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। और जो नहीं पढ़ेगा कुछ नहीं है। नोट नंबर थर्ड, ए का बी के, सॉरी ए का तो लिखा दिया मैंने, बी का वही सिंपल सा एग्जांपल है। पी एक्स वाई, एक्स इज लेस देन टू वाई। तो रिलेशन लिखते हैं यहाँ पे हम, रिलेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे वाई बड़ा है पिछली बार, इसको मैं बाई को छोटा कर देता हूँ इस बार। तो x 3 ले लिया मैंने, तो ये 2 से भी छोटा है और यहाँ से 4 ले लिया। तो ये 3 से भी छोटा है, ये 2 से भी छोटा है। तो b के किसी एक अवयव का संबंध 4 का 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, इस संबंध के साथ। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बी के किसी एक अवयव का संबंध ए के एक से अधिक अवयव के साथ हो सकता है। तो मैंने 3 नोट लिखाए हैं, उनको आप दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, उनको आप आसानी से आराम से लिख सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के सभी अवयव से हो जो कि उससे संबंधित है। और दूसरे नंबर का नोट है कि ए के एक से अधिक अवयव का संबंध बी के, सॉरी ए का एक अवयव का संबंध बी के एक से अधिक अवयव के संबंध के साथ हो सकता है उसका संबंध। और बी के किसी एक अवयव का संबंध ए के एक से अधिक अवयव से संबंध हो सकता है। तो ये 3 नोट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे संबंध के प्रांत के बारे में कि संबंध का प्रांत क्या होता है। अभी हमने देखा है कि संबंध किसे कहते हैं, कैसा संबंध होता है, कैसे संबंध निकाले जाते हैं।